लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को भी लद्दाख में अपाची हेलीकॉप्टर के साथ डिप्लॉय करने का फैसला किया गया है। चाइना को काउंटर करने के लिए इंडियन आर्मी अभी अलग अलग तरह के ऑफेंसिव और डिफेंसिव वेपन को एक्वायर करने वाली है। पाकिस्तान की तरफ से ओआईसी के खिलाफ बगावत करने की धमकी देने के बाद सऊदी की तरफ से अभी पाकिस्तान को ऑयल सप्लाई करना बंद कर दिया गया है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से अभी इंडियन नेवी के लिए एक डैमेज कंट्रोल सिमुलेटर को बनाया जाने वाला है। श्रीलंकन एयरफोर्स के एक AN-32 एयरक्राफ्ट को अभी INS हंसा बेस में इमरजेंसी लैंडिंग करना पड़ा है और शायद अभी भारत और चाइना के बीच एक शॉर्ट टर्म की आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट HAL की लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को लेके है। अगर आप मुझे ट्विटर में फॉलो करते हैं तो कल रात को मैंने एक ट्वीट किया था जिसमें लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को दौलत बेग ओल्डी में डिप्लॉय किया हुआ एक इमेज को मैंने पोस्ट किया था। कुछ लोग कल इसकी ऑथेंटिसिटी को लेकर सवाल कर रहे थे, लेकिन वो इमेज सबसे पहले इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ही शेयर किया गया था। आज इसी को लेकर कुछ अपडेट भी सामने आई है जिसके मुताबिक लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के 2 प्रोटोटाइप को अभी दौलत बेग ओल्डी में डिप्लॉय किया गया है। ये दोनों ही हेलीकॉप्टर अभी HAL की बेंगलुरु फैसिलिटी से लद्दाख के लिए भेजे गए हैं और अभी ये हमारे अपाची हेलीकॉप्टर के साथ लद्दाख में रेगुलर कॉम्बैट पेट्रोल को करने वाले हैं। हालांकि अभी इन हेलीकॉप्टर्स में कोई भी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को इंटीग्रेट नहीं किया गया और अभी ये सिर्फ 70 mm के रॉकेट के साथ साथ 20 mm के कैनन को फायर कर सकते हैं। HAL के मुताबिक लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के सभी ट्रायल पहले ही पूरे हो चुके हैं और अभी इसको कॉम्बैट रोल में फॉरवर्ड एरिया में डिप्लॉय किया जा सकता है। इंडियन आर्मी भी अभी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के 10 यूनिट के लिए ऑर्डर प्लेस करने वाली है। साथ ही इंडियन एयरफोर्स भी 5 यूनिट को इसी साल के अंत तक खरीदने वाली है। इसी बीच HAL की तरफ से इसकी प्रोटोटाइप को बॉर्डर में डिप्लॉय करना इसकी ऑर्डर को सिक्योर करने का सबसे बेहतर तरीका है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से पहले से ही लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के 5 LSP यूनिट को असेंबली करना शुरू कर दिया गया है और अगर इसी साल के अंत तक इंडियन आर्मी और एयरफोर्स की तरफ से ऑर्डर को प्लेस किया जाता है तो 2022 से पहले इनिशियल 15 यूनिट को इंडियन आर्मी और एयरफोर्स को डिलीवर कर दिया जाएगा। इसके बाद आर्मी और एयरफोर्स की तरफ से एडिशनल 114 और 65 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के लिए भी ऑर्डर किया जाएगा। अब आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि जब मैं आपको बताना भूल जाता हूं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। पिछले महीने में हर वीडियो में आपको याद दिला रहा था तो आप लोग दबा के सब्सक्राइब कर रहे थे और मुझे लगा था कि हम लोग 15 अगस्त से पहले 4 लाख सब्सक्राइबर मार्क को पार कर जाएंगे, लेकिन अभी ऐसा नहीं लग रहा है कि हम ये मार्क कंप्लीट कर पाएंगे। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से है। TNN की रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन आर्मी अभी एक वाइड वैरायटी की मॉडर्न डे वॉरफेयर टेक्नोलॉजी और वेपन्स को एक्वायर करने की कोशिश कर रही है। इसके लिए अभी इंडियन आर्मी की एक सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के ऑफिसर को अपॉइंट किया गया है जो कि स्वार्म ड्रोन टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, लेजर वेपन्स, लॉटरिंग मुनिशन और AI जैसे और भी कई सारे सेक्टर के बारे में स्टडी कर रहे हैं जो कि फ्यूचर में इंडियन आर्मी अडॉप्ट करने वाली है। अभी चाइना के साथ चल रहे तनाव के बीच ऐसे सिस्टम हमारे कन्वेंशनल वॉरफेयर कैपेबिलिटी को काफी बेहतर कर सकते हैं। चाइना पहले से ही अपनी आर्मी को मॉडर्न टेक्नोलॉजी और वेपन से इक्विप करने की कोशिश करता आ रहा था, लेकिन भारत की बात करें तो हमने सबसे पहले अपनी आर्मी को मॉडर्न स्टैंडर्ड में अपग्रेड करना 2018 में शुरू किया था और 2018 में ही इंडियन आर्मी की पूरी बैटल स्ट्रेटेजी को बदल दिया गया था और इसमें इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप को इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके साथ ही नए साइबर वॉरफेयर यूनिट को भी ऐड किया गया था और अभी फ्यूचर को देखते हुए डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स, माइक्रो सैटेलाइट, लेजर, AI और रोबोटिक्स को ज्यादा मात्रा में इंडियन आर्म फोर्सेस में शामिल करने के लिए स्टडी किया जा रहा है। खास करके अभी जैसे हालात हैं ऐसे में ग्रे जोन वॉरफेयर के बारे में ज्यादा फोकस किया जा रहा है, जहां पर एक फुल फ्लेज लड़ाई नहीं होती है, बदले में कुछ लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट होता है और उसी में ही फैसला हो जाता है। अभी चाइना को काउंटर करने के लिए भी एक स्पेशल स्ट्रेटेजी के बारे में स्टडी किया जा रहा है जिसमें एयर लॉन्च स्मॉल एरियन सिस्टम को डेवलप करने का विचार किया जा रहा है, जिनको सीधी तौर पर दुश्मन की एयर डिफेंस सिस्टम को नाकाम करने के लिए डिप्लॉय किया जा सकता है और ये आगे चल के हमें चाइना की S-400 सिस्टम जैसे एयर डिफेंस सिस्टम को नाकाम करने में मदद कर सकते हैं। अगला अपडेट पाकिस्तान की तरफ से है। 2 दिन पहले आपने सुना होगा पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर साहब महमूद कुरैशी ने OIC को एक तरीके की धमकी दिया था कि अगर वो कश्मीर इशू को लेके पाकिस्तान का समर्थन नहीं करते हैं तो वो OIC के खिलाफ बगावत करने वाले हैं और इसका एक राइवल इस्लामिक संगठन को बनाने का पाकिस्तान की तरफ से धमकी दिया गया था।
उनकी स्टेटमेंट के एक दिन बाद ही आज अपडेट आया है कि सऊदी अरब की तरफ से अभी पाकिस्तान को सप्लाई होने वाली ऑयल को बंद करने का फैसला किया गया है। अगर आप सभी को याद होगा, 2018 में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान सऊदी के प्रिंस सलमान के ड्राइवर बने थे, जिसके बाद सऊदी अरब ने खुश होकर पाकिस्तान को $6.2 बिलियन का लोन देने के लिए राजी हो गया था। इसमें पाकिस्तान को $3.2 बिलियन के ऑयल को भी इंपोर्ट करने की ग्रांट सैंक्शन किया गया था। लेकिन अभी सऊदी अरब ने पाकिस्तान को दिए गए इस ग्रांट को होल्ड पर रखने का फैसला किया है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक सऊदी की तरफ से दिए गए लोन का जो टाइम पीरियड था वो 2 महीने पहले ही पूरा हो चुका है और अभी पाकिस्तान की तरफ से सऊदी से लिए गए सभी लोन की लगभग $1 बिलियन को ड्यू डेट से 4 महीने पहले ही लौटा दिया गया है। इसमें चौंकने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि ये जो लोन अभी पाकिस्तान ने चुका है, इसको चुकाने के लिए पाकिस्तान ने चाइना से एक और लोन लिया है। अच्छे से समझना चाहो तो फिर हेरा फेरी फिल्म की अक्षय कुमार और तोतला सेठ वाला सीन यहाँ पर चल रहा है। अभी पाकिस्तान ओवैसी के खिलाफ जिन देशों के भरोसे जा रहा था, उनमें से एक ने तो पहले ही पीछे हटने का फैसला कर लिया है और वो मलेशिया है। और आज मलेशिया के फॉर्मर पीएम महातिर मोहम्मद ने भी ये स्वीकार कर लिया कि उनकी गलतियों की वजह से भारत के साथ मलेशिया का संपर्क खराब हो गया था। लेकिन यहाँ पर चाइना के अलावा एक और मेजर पावर है जो कि पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है और उसका नाम टर्की है। हमारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक टर्की अभी कश्मीर के युवाओं को अलग अलग तरह के स्कॉलरशिप को ऑफर कर रहा है और इनडायरेक्टली पाकिस्तान का समर्थन भी कर रहा है। अभी कश्मीर इशू को लेकर टर्की सीधे तौर पर पाकिस्तान का समर्थन करता है और साथ ही इस तरीके की स्कॉलरशिप जैसे कुछ बैकग्राउंड प्रोग्राम भी टर्की चला रहा है जो कि एंटी इंडिया कैंपेन से जुड़े हुए हैं। यानी कि भले ही टर्की नजर में नहीं आ रहा है, लेकिन ये भारत के लिए काफी खतरनाक साजिश पीछे से रच रहे हैं। अगला अपडेट गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से अभी इंडियन नेवी के लिए एक डैमेज कंट्रोल सिमुलेटर को बनाने का फैसला किया गया है। इसके लिए अभी इंडियन नेवी और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के बीच 7 अगस्त को एक फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया गया है। इसके लिए अभी गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से इंडियन नेवी को एक डैमेज कंट्रोल सिमुलेटर को सप्लाई किया जाएगा, जिसको पोर्ट ब्लेयर में इंस्टॉल किया जाएगा। इससे पहले भी गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से लगभग 6 अलग अलग प्रकार के सिमुलेटर को बनाया जा चुका है, जिसमें से 5 इंडिया में इस्तेमाल किया जाता है और एक को किसी फ्रेंडली कंट्री को एक्सपोर्ट किया गया है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से बनाए गए सभी सिमुलेटर अभी एक्टिव कंडीशन में है और ये एकदम से रियलिस्टिक सिमुलेशन को प्रोवाइड करने के लिए जाने जाते हैं। अभी ये इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए पोल्यूशन कंट्रोल वेसल और इंडियन नेवी के लिए 2 फ्रिगेट्स को भी बनाने वाले हैं। साथ ही पिछले 18 महीनों के अंदर 17 वेसल को रिफिट किया गया, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड रहा है। अगला अपडेट श्रीलंका की तरफ से है। श्रीलंका की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक फ्राइडे को श्रीलंका की एक N-32 एयरक्राफ्ट को इंडियन नेवी की नेवल बेस में इमरजेंसी लैंडिंग करना पड़ा है। यह N-32 एयरक्राफ्ट श्रीलंकन एयरफोर्स का है और इसे कल गोवा के आइनस हंसा बेस में इमरजेंसी लैंडिंग करना पड़ा था। ये एयरक्राफ्ट अभी यूक्रेन जा रही थी, जहां पर इसकी शेड्यूल्ड ओवरऑल होने वाली थी, लेकिन जाते वक्त ही इसमें गोवा के पास कुछ टेक्निकल इशू सामने आए थे और इसी वजह से इनको आइनस हंसा बेस में रुकना पड़ा है। अच्छी बात यह कि इंडियन नेवी के इंजीनियर्स के द्वारा अब इस एयरक्राफ्ट को चेक किया गया था और हमारे इंजीनियर्स ने इसकी फॉल्ट को भी ठीक कर लिया है और जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक ये यूक्रेन के लिए उड़ान भर चुका होगा और इसी बात को लेकर अभी श्रीलंका की तरफ से भारत का आभार व्यक्त भी किया गया है। अब एयरक्राफ्ट की इमरजेंसी लैंडिंग की बात हो ही रही है तो कल वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट की क्रैश होने की बात भी कर लेते हैं। वैसे ये काफी दुखद घटना थी। अभी इसकी ब्लैक बॉक्स बरामद हो चुकी है और बाकी इन्वेस्टिगेशन जारी है। लेकिन इस प्लेन के जो पायलट थे उनमें से एक इंडियन एयरफोर्स के फॉर्मर पायलट थे। उनका नाम कैप्टन दीपक भी साथी है और वो इंडियन एयरफोर्स एकेडमी से 1981 में पास आउट किए थे। वो एक फाइटर पायलट के तौर पर ग्रेजुएट हुए थे और रिटायर होने के बाद वो एयर इंडिया एक्सप्रेस में पायलट के तौर पर काम कर रहे थे। लेकिन कल हुई क्रैश की वजह से अब वो हमारे बीच मौजूद नहीं है। कुछ दिन पहले ही फ्लाइंग बीस्ट या फिर यूं कहें कि गौरव तनेजा ने भी एयर एशिया के खिलाफ कुछ ऐसे आवाज उठाए थे जो कि एयरक्राफ्ट की सेफ्टी इशू से जुड़ा हुआ था। इसके बाद डीजीसीए की तरफ से भी एयर एशिया को सेम सवाल किए गए थे, जहां पर कुछ फ्यूल को बचाने के लिए लोगों की सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा था। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि कल वाले हादसे के पीछे भी ऐसा ही कुछ कारण होगा, लेकिन हर एक कंपनी को सबसे पहले पैसेंजर की सेफ्टी को ध्यान में रखना चाहिए। अगला अपडेट भारत और चाइना को लेके है। आप सबको पता होगा कि लद्दाख में भारत और चाइना के बीच तनाव को कम करने के लिए और सभी बॉर्डर डिस्प्यूट को बातचीत के माध्यम से सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। कुछ एरिया में अभी चाइना और भारत के बीच तनाव कम हो चुका है, लेकिन सिसिली, दौलत बे गोल्डी, पांगोंग और डेप्सैंग सेक्टर को लेके दोनों ही तरफ से अभी कोई भी हल नहीं निकल रहा है।
इसको लेके अभी भारत और चाइना के बीच कई बार मीटिंग भी हो चुकी है और आज सुबह 11 बजे से मेजर जनरल रैंक के ऑफिसर के बीच दौलत बेग एरिया में मीटिंग को अरेंज किया गया था। ये अपने आप में ही छठा मीटिंग होने वाली है, लेकिन पिछले सभी मीटिंग में कोई भी नतीजा सामने नहीं आया है। अगस्त की बात करें तो अगस्त के महीने में ही कॉप कमांडर लेवल में 2 बार मीटिंग हो चुकी है। पहला 2 अगस्त को हुआ था और दूसरा 7 अगस्त को किया गया था और इन दोनों में भी कोई भी नतीजा सामने नहीं आया था। अभी अगर इस मीटिंग में भी कोई नतीजा सामने नहीं आता है तो भारत और चाइना के बीच बातचीत का रास्ता शायद हमेशा के लिए खत्म होने वाला है। और अभी कुछ अपडेट सामने आई है जिसके मुताबिक इस मीटिंग में भी कोई भी नतीजा सामने नहीं आया है, यानी कि हम अभी चाइना के साथ किसी आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। वहीं पर हमारी इंडियन एयरफोर्स के वाइस चीफ की तरफ से भी कहा गया कि सभी एयरक्राफ्ट को हाई अलर्ट में और कॉम्बैट रेडी कंडीशन में रखा जाए। लद्दाख में अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से हमारे सभी फ्रंट लाइन एयरक्राफ्ट को डिप्लॉय कर दिया गया है। साथ ही कल ही इंडियन एयरफोर्स की तरफ से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में LCH को डिप्लॉय करने का फैसला किया गया है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।